Hello dear students, welcome back to our study and our today's topic is auxiliary functions. ठीक है, in last class we read the topic key function of management process and then we have read auxiliary functions. ठीक है, तो ऑक्सिलरी फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो मैनेजमेंट के जो की फंक्शन होते हैं ना उनकी हेल्प करते हैं, यानी कि ठीक है, आई हैव रिटन हेयर टू accomplish द मेजर टास्क ऑफ मैनेजमेंट द वर्क डन फॉर इट्स सब डिवीजन और असिस्टेंट आर कॉल्ड ऑक्सिलरी फंक्शंस. इट मीन्स मैनेजमेंट के जो की फंक्शंस को हम प्राइमरी फंक्शंस भी कह सकते हैं और ऑक्सिलरी फंक्शंस को हम जो है सेकेंडरी फंक्शंस भी कह सकते हैं. तो मैनेजमेंट के जो की फंक्शंस को करने के लिए जो वर्क हमें हमारी हेल्प करते हैं या किसी मैनेजर की हेल्प करते हैं ना, उसके लिए जो वर्क किए जाते हैं वो सारे ऑक्सिलरी फंक्शंस या फिर सेकेंडरी फंक्शंस कहलाते हैं. ठीक है, then auxiliary function can be many according to the organization manager and resources. It means ऑक्सिलरी फंक्शंस जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर और रिसोर्सेज के अनुसार काफ़ी सारे हो सकते हैं. उनमें से कुछ हम जो है रीड करेंगे. तो फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग एक इम्पोर्टेंट जो है एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है किसी भी मैनेजर के लिए. मैनेजर क्या करते हैं, उसके पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन का चूज़ करते हैं. देखिए, आई हैव रिटन हेयर दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल in relation to doing or not doing any work. It means जो वर्क हैं जो भी वर्क है, जो भी ऑप्शंस है वर्क करने के लिए, उसमें से किस वर्क को करना है और किस वर्क को नहीं करना है. ठीक है, वो वर्क उसको उसमें से जो बेस्ट है उसको चूज़ करना है कि कौन सा वर्क करना है. ठीक है, दिस इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. यह इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है बाय विच अ सूटेबल ऑप्शन इज सेलेक्टेड फ्रॉम सम ऑफ द पॉसिबल ऑप्शन फॉर द सॉल्यूशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रॉब्लम. इट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो भी पॉसिबल ऑप्शंस होता है उसमें से किसी एक सूटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है इस प्रोसेस में. ठीक है, दिस मैनेजरल टास्क इज इन्वॉल्व इन एवरी एक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ये हर तरह के कार्य में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, यानी डिसीजन मेकिंग जो है हमेशा हर मैनेजर जो होता है उसको लेना ही होता है, तो हर जगह ये इन्वॉल्व होती है. इसलिए हर्बर्ट साइमन जो थे उन्होंने डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट को सिनोनिम्स कहा है, यानी ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. सेकेंड इज़ अपॉइंटमेंट. ठीक है, देखिए बच्चों, क्या होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क को करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है. ठीक है, अगर हमें 20 एम्प्लॉयज़ चाहिए और हमारे पास सिर्फ 10 ही एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, बाकी जो 10 एम्प्लॉयज़ हैं उनका अपॉइंटमेंट करेंगे. तो यही प्रोसेस अपॉइंटमेंट कहलाती है, यानी नए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के लिए अपॉइंट करना. ठीक है, आई हैव रिटन हियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज़ 2 मेजर पार्ट्स. फर्स्ट, अरेंजिंग एंड organizing physical structure including building, equipment, machines, material and capital etc. It means फर्स्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल स्ट्रक्चर को अरेंज करना और ऑर्गेनाइज करना, जिसमें क्या क्या आते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर में, जैसे बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीन, मटेरियल, कैपिटल, इन सब को अरेंज करना और ऑर्गेनाइज करना. और सेकंड क्या होता है, ह्यूमन स्ट्रक्चर. जैसे यानी कि इसमें क्या क्या करना होता है, जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिक्रूटमेंट करना और उन्हें डेवलपमेंट करना, यानी कि उनको अपॉइंट करना. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर सेलेक्ट्स एलिजिबल पर्सन ऑन एन एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन. इट मीन्स इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो हैं वो किसी भी एलिजिबल पर्सन को सेलेक्ट करते हैं एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन के
द्वारा, मतलब उसको अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन देते हैं उसके बदले में, वर्क करने के बदले में। ऑल द वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट इज़ इंक्लूडेड इन दिस, यानी इस वाली प्रोसेस में एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक की सारी जो प्रोसेस है वो इंक्लूड होती है। थर्ड इज इनोवेशन। इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट इट इज़ द टास्क ऑफ मैनेजर टू वर्क ऑन कंटिन्यूस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च। इट मीन्स एनवायरनमेंट जो है चेंज होता रहता है, तो मैनेजर का ये टास्क होता है कि कंडीशन चेंज के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स में भी चेंज करें, उनका भी डेवलपमेंट करें और समय समय पर रिसर्च भी करते रहें। ठीक है, जैसे बच्चों पहले जो है आपने देखा होगा फ़ोन्स आते थे, ठीक है, उसमें जो नॉर्मल फ़ोन आता था पहले सिर्फ बटन वाला, आजकल जो है एंड्रॉयड फ़ोन आने लगा। पहले टच स्क्रीन आता था, उसके बाद एंड्रॉयड आने लगा, ठीक है, और एंड्रॉयड फ़ोन में भी जो है नए नए एप्लीकेशंस आते रहते हैं डेली, ठीक है, और फीचर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, फीचर्स भी नए नए आते हैं, साथ में एप्लीकेशन भी जो है नए नए आते रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे कंटिन्यूसली जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसका भी डेवलपमेंट किया जाए, उस पर भी रिसर्च करते रहना चाहिए, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम पर तब मार्केट में स्टेबल हो सके। ठीक है, और बल्कि जो नए मार्केट्स की भी खोज करनी चाहिए, जिससे कि जो रॉ मटेरियल है वो भी चीपेस्ट रेट पर मिल सके। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सप्लायर्स जो कोई प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, उसके मतलब उसको कहाँ कहाँ पे उसकी ज़रूरत है, किस प्रोडक्ट्स की कहाँ ज़रूरत है। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना चाहिए, नई मशीन्स ढूंढना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एलिजिबल हैं जो और योग्य हैं उन पर्सन्स को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना चाहिए। ये सभी जो वर्क होते हैं ये एक हम कह सकते हैं कुशल मैनेजर ही करता है, और उसको करना भी चाहिए। अगर वो चाहता है कि उसके वर्क में एफिशिएंसी आए तो उसको ये कंटिन्यू करते रहना चाहिए, जिससे कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में सर्वाइवल कर सके, ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके अपने आप को। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और पीटर डकर थे, उन्होंने जो है इसे मैनेजमेंट का जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क बताया है, इनोवेशन को। ठीक है, यही इस नोट्स में जो है हमने रिटन किया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है मार्केट में लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी के लिए कि जो न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, उनका अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करना। ठीक है, फोर्थ इज़ कम्युनिकेशन। I have written here, communication is the exchange of ideas, facts, information and feelings between the manager and the employees. Communication क्या होता है? Exchange करना। किस चीज़ का exchange करना? अपने ideas, facts, information, feelings, इन सब का इन सब का exchange करना मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, अगर मैनेजर और एम्प्लॉयज़ अपने आइडियाज़, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन और फीलिंग्स का एक्सचेंज नहीं करेंगे तो कोई भी वर्क जो है वो एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ, और ये जो है दोनों तरफ से होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ मैनेजर ने ऑर्डर दे दिया बात ख़त्म, नहीं। कम्युनिकेशन तब इफ़ेक्टिव होगा जब मैनेजर ने कोई वर्क दिया या मैनेजर ने कोई रिएक्शन किया अपना, कोई उसने कुछ भी नई चीज़ बताई, तो एम्प्लॉयज़ भी उसके बदले में रिएक्ट करें कि उनको ये चीज़ पसंद है या नहीं है, वो किस एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए सेटिस्फाई हैं या नहीं है, वो उनकी मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैनेजर तक जानी चाहिए, जिससे कि आवश्यक जो है करेक्टिव वर्क है वो किए जाएं। तो कम्युनिकेशन जो है ना एक कड़ी होती है जोड़ने की मैनेजर को एम्प्लॉय से। ठीक है, आई हैव रिटन हेयर, कम्युनिकेशन इज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेज, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर्स, सजेशन एंड इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स के लिए कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। मैसेजेस की ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, सजेशन, ये सब के लिए जो कम्युनिकेशन होता है ना उसका डिफरेंट लेवल्स पर होना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी होता है, सो दैट द एम्प्लॉयज़ में कंप्लीट देयर टास्क एफिशिएंटली, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना वर्क एफिशिएंटली कंप्लीट कर सके। इट इज़ द मैनेजर्स इंपॉर्टेंट टास्क टू इम्प्लीमेंट अ स्मूथ कम्युनिकेशन सिस्टम और स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ये मैनेजर के लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि एक स्मूथ कम्युनिकेशन का इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम और स्ट्रक्चर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज जो है हमारा, और एक चीज़ और, जब कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा यानी इफ़ेक्टिव सिस्टम होगा कम्युनिकेशन का, तो उसके द्वारा एम्प्लॉयज़ में जो एम्प्रीसिज्म है, रूमनर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और मैलिशियस है जो, उनको स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर ये स्प्रेड हो रही है तो उसको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से रोका जा सकता है और मैनेजर और एम्प्लॉयज़ में अच्छे रिलेशंस जो है एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। फिफ्थ इज़ रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन का I have written here, staying in touch with the external constituents and elements of each business, building good relationship with them, maintaining those relationship, conversing with them, getting them engaged and protecting द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स क्या होता है कि कोई भी बिजनेस जो होता है उसको जो इफ़ेक्ट करने वाले जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं उनसे, उनके टच में रहना, ठीक है, उनसे अच्छे रिलेशन जो है एस्टेब्लिश करना और रिलेशंस को बनाए रखना, ठीक है, उनसे कम्युनिकेशन अच्छे से करना, ठीक है, उनके साथ जो है हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग करना और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है प्रेजेंट टाइम में। जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इट मीन्स जैसे आप कहीं स्कूल्स में आपके प्रोग्राम होता है तो हर स्कूल से बच्चे जाते हैं, ठीक है, कोई भी कंपटीशन वगैरह होता है तो स्कूल में आपके से टीचर्स कहते हैं ना कि अब आपके ऊपर है, आपको हमारे स्कूल को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो गेम्स हो या फिर कोई दूसरा कंपटीशन हो। तो बस इसी तरह एक मैनेजर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि उसकी जो है ना गुडविल बहुत अच्छी बन सके, एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं उन पे बहुत अच्छा इफेक्ट वो डाल सके। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उनके सामने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, जिससे कि किसी भी बिजनेस की गुडविल अच्छी हो सके, इस मार्केट में स्टेबिलिटी हो सके और वो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर सके, ठीक है, क्योंकि कोई भी मैनेजर जो होता है उसको किसी भी एसोसिएशन, किसी भी ग्रुप में पार्ट लेने के लिए अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने मैनेजर को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिप्रेजेंटेशन अच्छे से किया जाए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।